वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा दुखदाई। जी हाँ, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक ऐसा एनिमे है जिसमें मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट करता हूँ, पर ये एपिसोड देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ। तो अगर आप ऐसे ही और एनिमे की कमाल की डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी मदद से हमको साल के अंत तक 100 के सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको क्लाइंट दिखाया जाता है जो किसी एक्टिंग मेथड के बारे में लिख रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे उसको कल कैप्टन और बाकी सारे लोगों को इसके बारे में बताना है ताकि उनमें से कोई भी करप्ट बियॉन्डर ना बनने को पाए। तभी उसको कोई प्रेजेंस महसूस होने लगती है और उसके अराउंड एक ग्रीन ह्यू सी क्रिएट होने लगती है। उसको लग रहा होता है कि कोई ईविल सी चीज शायद उसकी तरफ बढ़ रही है और फिर वो ग्रीन ह्यू उसके मिरर के अंदर से कुछ बोलने लगती है। फिर वो बोलती है कि मुझे शूट मत करना, ये मैं हूँ। फिर हमको पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि डायल होती है। डायल वही बंदी है जो कि हमको पहले ही एपिसोड में दिखाई गई थी, जो कि क्लाइंट की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आई थी। एनीवेज हमको पता चलता है कि कैप्टन डन के नोटिस के बाद यहाँ पर डायल आई होती है और वो उसको ये बताने आई होती है कि टिंगन से एक ऑफिसर आने वाला है जो कि हमारे क्लाइंट का चेकअप करेगा, क्योंकि 2 महीने में सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 8 की तरफ बढ़ जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसके बाद हमको ये भी पता चलता है कि डायल को भी एक्टिंग मेथड के बारे में पता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे ही हाई सीक्वेंस बियॉन्डर को इसके बारे में पता है, पर वो लोग लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स को पता नहीं लगने देते हैं ये बातें। और इसका क्या रीजन है ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, पर ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ करप्शन से रिलेटेड ही होगा। इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि डायल को जब इस एक्टिंग मेथड के बारे में पता चला था तो फिर उसको सीक्रेट स्वॉर्ड के ऊपर ओथ लेनी पड़ी थी कि वो किसी और को इसके बारे में नहीं बताएगी। इसी कारण से वो नाइट हॉक्स में किसी को नहीं बताती है, पर वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि क्लाइन वापस जाके सबको अच्छे से बता देगा इस एक्टिंग मेथड के बारे में ताकि सब लोग आगे एडवांस कर सकें। एनीवेज फिर हमको वो बंदा दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है होली कैथीड्रल से हमारे क्लाइंट को चेक करने के लिए और उसके हाथ में रेड कलर के ग्लव्स होते हैं। फिर सीन कट होता है और हम लोग नाइट हॉक्स के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे सब लोग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गए होते हैं कि कैसे क्लाइंट ने ये पोशन डाइजेस्ट कर लिया होता है। वहाँ पर हमारा लियोनार्डो और कैप्टन डन भी होता है और भागते भागते वहाँ पर नील दादा भी आ गए होते हैं, जो कि ये बात सुन के एकदम यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं। वहाँ पर किनले और फ्रे भी होता है। ये सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं। तब तक हमारा क्लाइंट उन लोगों को बताने लगता है कि पोशन डाइजेस्ट कैसे करते हैं। वो बताता है कि कैसे वो सीयर्स के प्रिंसिपल को फॉलो करके अब एक बहुत खतरनाक सीयर बन गया है और उसने अपनी सारी सेट ऑफ चीजें कंप्लीट कर ली हैं। फिर वो इनको एक्टिंग मेथड के बारे में बताता है और बोलता है कि उसने एक्चुअली में इंस्पिरेशन मिस्ट्री प्रायर से ही ली होती है, जो कि अगर अपना मोटो फॉलो करते हैं तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली झूठ होता है। हमको तो पता है कि क्लाइंट को इंस्पिरेशन रोजाबेल की डायरी से मिला है, पर फिर भी वो सबको ये बात थोड़ी ही बता सकता है। हमको इसी बीच रोज़ैन भी दिखाई जाती है जो कि नाइट हॉक्स की रिसेप्शनिस्ट है और वो भी बाहर खड़े खड़े ये सब देख रही होती है। तब तक वो रेड ग्लव्स वाला बंदा वहां पर आ जाता है और ये बात बताने के लिए रोज़ैन भी नीचे आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा नील बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है, क्योंकि एक मिस्ट्री प्रायर होने के बावजूद भी वो इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया था और उसने अपनी जिंदगी के 20 साल खराब कर दिए होते हैं। हमारा नील बहुत ही ज्यादा बीमार होता है। तब तक वहां पर रोज़ैन आ जाती है उस बंदे को लेकर के जिसने रेड कलर के ग्लव्स पहने हुए होते हैं। उसको देख के हमारा डन भी स्तब्ध हो जाता है। इसका मतलब बंदा कुछ तो कमाल का होने वाला है। फिर हमको दिखाया जाता है क्लाइंट जो कि कुर्सी से बंधा हुआ होता है और उसका इंटरोगेशन करने के लिए हमारे लाल ग्लव्स वाला बंदा आ रहा होता है, जिसका इंट्रोडक्शन हमको दिया जाता है कि इसका नाम है रेवेनेंट। बेसिकली ये सीक्वेंस 5 का स्पिरिट वॉरलॉक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल रैंक होती है और इस सीक्वेंस 5 का होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट सीक्वेंस 4 के बंदों जितना पावरफुल है और केवल 3 में से एक रेड ग्लव की वन ऑफ दी हाईएस्ट अथॉरिटी को ये बिलोंग करता है और वो क्लाइंट को इंटरोगेट करने के लिए आया होता है कि क्या क्लाइंट ने किसी सीक्रेट डीएटी की प्रेयर की है जिसके कारण से वो इतनी आसानी से आगे बढ़ गया है सीक्वेंस 8 की तरफ। फिर वो बंदा एक ब्लैक कलर की वेल क्रिएट करता है और बात करने लगता है क्लाइंट से। वो उससे कहने लगता है कि क्या तुमने सच में मिस्ट्री प्रायर के मैक्सिम से ही अपनी इंस्पिरेशन ली है या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पे क्लाइंट कहता है कि उसने ऐसा ही किया है और क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट ने किसी भी इविल डीटी की तो प्रेयर नहीं की है, तो इसीलिए
काफ़ी दर्द के बावजूद भी हमारा क्लाइंट उसका टेस्ट पास कर लेता है। इसके बाद हमारा रेवेनेंट बंदा ये बातें बाकी लोगों को बताता है और फिर क्लाइंट को भी कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। फिर हमको ये पता चलता है कि उसने क्लाइंट को कुर्सी से केवल इसलिए बांधा था क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी को दो मत में आगे बढ़ते हुए देखा है और इसी कारण से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉस छिड़कना चाहता था। एनीवेज, फिर उसके बाद ये वंस अगेन अपनी ब्लैक व्हेल क्रिएट करता है और सीक्रेट सॉर्ड को समन करता है। इसके बाद वहां पर खड़े सारे नाइट हॉक्स के ऑफिसर को सीक्रेट सॉर्ड के ऊपर ओथ लेने के लिए कहता है कि वो लोग भी एक्टिंग मेथड के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और वो लोग ये करने में भी कामयाब हो जाते हैं। ओथ लेने के बाद हमारे क्लाइंट का फाइनली क्लाउन पोशन बनना चालू हो जाता है जिसमें बहुत ही अगड़ू मगड़ू चीजें पड़ने लगती हैं। इसके बाद हमारा क्लाइंट वो ड्रिंक उठाता है और उसको पी लेता है और तुरंत ही उसकी सारी सेल रिजुविनेट होने लगती हैं, उसकी स्पिरिचुअलिटी लीक होने लगती है और फिर वो धीमे धीमे अपनी स्पिरिचुअलिटी भी कंट्रोल करने लगता है और इवेंचुअली वो सीक्वेंस 8 पे पहुंच जाता है। इसके बाद हमारा रेवेनेंट बोलने लगता है कि अब जो मैं तुझे बोलने वाला हूँ इसको दिमाग में हमेशा बनाए रखना। बेसिकली वो ये बताता है कि अगर कोई सीयर पाथवे का कोई बहुत ही हाई सीक्वेंस में बंदा होगा तो वो तुम्हें बहुत सारे मैसेजेस भेज सकता है जिससे कि तुम करप्ट हो सकते हो। ये बात क्लाइंट नोट कर लेता है और फिर कहानी धीमे धीमे आगे बढ़ने लगती है। हमारा क्लाइंट अपनी बॉडी की एसिडिटी में बहुत ज्यादा फर्क महसूस कर रहा होता है। तभी उसके सामने से रोज़ान आ रही होती है जिसके पन्ने गिरने लगते हैं तो क्लाइंट अपनी एबिलिटी का यूज करके उसके पन्ने भी उठा देता है और उसको भी उठा देता है। फिर वहां पर ओल्ड मैन नील आता है जो कि अपनी टाई फिक्स करने वाला होता है और उसके हैंड के मूवमेंट से ही हमारा क्लाइंट गेस करने में कामयाब हो जाता है कि ये बंदा अपने लेफ्ट हैंड से टाई फिक्स करेगा। बेसिकली इसके पास प्रीकॉग्निशन की भी एबिलिटी आ गई होती है। इसके अलावा वो और भी पावर्स को इकट्ठा करने लगता है। फिर वो अपनी फिंगर्स को यूज करके एयर बुलेट्स यूज करने की कोशिश करता है पर उसको रियलाइज होता है कि ये चीजें सीक्वेंस 7 के पहले अनलॉक नहीं होंगी। इसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि एक पेपर को बहुत ही फास्टली फेंक के वो उसको नाइफ की तरह यूज कर सकता है। फिर क्लाइंट डिसाइड करता है कि वो अपने पास बहुत सारे कार्ड रखेगा ताकि वो उनको फ्लाइंग डैगर्स की तरह यूज कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमारा केनली बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो गया होता है इन सब चीजों के कारण और सोच रहा होता है कि कैसे वो भी 1-2 साल में अब आगे बढ़ जाएगा और बहुत ही मेहनत से काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे नील दिन ब दिन बीमार लगते जा रहे होते हैं पर उनके कोई इलनेस का साइन नहीं दिख रहा होता है। फिर क्लाइंट अपनी स्पिरिट विजन का यूज करता है और उसको कोई शैडो उसके पीछे दिखाई देती है पर इस बारे में कोई बहुत खास नई बात हो पाती है। उससे पहले ही हमारे नील चाऊ जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं वो सबको अपने घर के बगल वाले रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए बुला लेते हैं जिसके लिए सब लोग ऑब्वियसली रेडी भी हो जाते हैं। ये सब देख के बाकी लोग बहुत ज्यादा स्तब्ध होते हैं क्योंकि हमारे नील चाऊ कभी भी किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमको दिखाया जा रहा होता है कि कैसे नील भाई साहब अपना पियानो बजा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियोनार्डो बाकी लोगों को लेके जा रहा होता है नील के घर की तरफ। हमको ये पता चलता है कि फ्राई जो कि इनके ही नाइट हॉक्स मेंबर है उसको तो पता ही नहीं था कि हमारे नील भाई साहब एक्चुअली में पियानो बजा सकते हैं। फिर क्लाइंट नील के घर के अंदर जाने लगता है जिसका दरवाजा खुला होता है पर वो अचानक से बंद हो जाता है। फिर क्लाइंट नील को बुलाने की भी कोशिश करता है, घंटी भी बजाने की कोशिश करता है। हमारे ओल्ड मैन नील बहुत ही वियर्ड तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। इन लोग को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर नील एक खिड़की में से देखने लगता है क्लाइंट को और उससे बोलने लगता है कि आज वो रेस्टोरेंट नहीं आ पाएगा, आज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सब सुनने के बाद हमारे कैप्टन डन थोड़ा सा इशारा करते हैं और फिर वहां से फ्राई, लियोनार्डो और केनली निकल लेते हैं कुछ तो सामान लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रोज़ान बाहर खड़ी होती है जहाँ पे हमारे कैप्टन डन और क्लाइंट बाहर खड़े खड़े रॉयल के साथ बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं नील के साथ, जो कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आने को तैयार होता है और वो बोल रहा होता है कि कैसे आज उसकी तबीयत खराब हो गई है और कल वो पक्का ठीक हो जाएगा। तब तक हमारा नील सेट आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम सब के सब लोग लायर हो। उसके बाद हमारा डन कहने लगता है कि तुम मेरी बात को कैसे बिलीव करने से मना कर सकते हो, तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि मैं लायर नहीं हूँ और मैं तुम्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे मिचेल लोग भाग रहे होते हैं नाइट हॉक्स की तरफ वापस ताकि वो कोई आइटम वापस ला सकें। रोज़ान अभी भी बाहर खड़े खड़े सब देख रही होती है और जैसे ही क्लाइंट, रॉयल और कैप्टन डन एंट्री करते हैं नील के घर के अंदर, उनको रियलाइज होता है कि वहाँ पर बहुत सारा मेस क्रिएट हो गया होता है। वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स के टुकड़े होते हैं, बहुत सारी मसल्स भी बिखरी हुई होती हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा होता है। डन अभी भी अपनी मीठी मीठी बातों से नील को अपनी तरफ रुझाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि कैसे वो बस एक सेकंड के लिए उससे मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, वो कोई भी हार्म करने नहीं आया है। फिर डन और क्लाइंट ऊपर बढ़ने लगते हैं और क्लाइंट अपनी धीमे धीमे गन भी तानने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नील ताता अभी भी कह रहे होते हैं कि उसने जिंदगी भर हम अपने मैक्सिम का फॉलो किया है और कभी भी किसी को हार्म नहीं किया है और वो क्लाइंट और डन को वापस जाने के लिए कह रहे
होते हैं और कह रहे होते हैं कि कल तक वो ठीक हो जाएंगे। तब तक हमको थोड़ा सा ग्रोटेस्क का गंदा सा फॉर्म दिखाया जाता है नील का, जो कि अब बेसिकली मसल का एक ब्लॉब बस रह गया होता है। वहीं दूसरी तरफ डन अभी भी कह रहा होता है कि वो तुम्हें अरेस्ट नहीं करने आया है, बल्कि वो बस 1 सेकंड देखना चाहता है और उसके बाद चला जाएगा। फिर फाइनली हमारे सामने नील भाई साहब अपीयर होते हैं, जिनका केवल अब सर बचा होता है और उनकी बाकी बची हुई बॉडी म्यूटेट हो गई होती है, करप्ट हो गई होती है। फिर हमारा डन उससे पूछ लेता है कि तुम करना क्या चाह रहे हो, जिसपे हमारा नील उसको बताता है कि बेसिकली वो अपनी मेहरारू यानी कि सेलेस्टी को वापस जिंदा करना चाहता है। और 20 साल पहले जब वो उसको नहीं बचा पाया था, जब वो इतना पावरफुल नहीं था, उस दिन से ही इस दिन तक हमेशा से ही वो कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी मेहरारू को वापस जिंदा कर सके। और आज उसके पास मौका होता है क्योंकि उसने एक्चुअली में अल्केमिक बॉडी का फॉर्मूला खोज लिया होता है। बेसिकली वो बताता है कि वो अपनी मेहरारू को जिंदा करने वाला है एक फॉरएवर यूथफुल बॉडी का क्रिएशन करके। वो उसको रिजरेक्ट करेगा और उसकी सोल को आफ्टरवर्ल्ड से लेकर आएगा और उस अल्केमिक बॉडी के अंदर डाल देगा। डन ये सब बातें सुन रहा होता है और ऑब्वियसली अब उसको पता चल गया होता है कि बात हाथ से निकल चुकी है, पानी सर के ऊपर जा चुका है। फिर हमको भी पता चलता है कि नील को ये सब बातें बता रहा होता है जो बंदा, उसका नाम होता है हिडन से, जिसके बारे में हमको डेफिनेटली आगे और भी बहुत कुछ पता चलने वाला है। हमको दिखाया जाता है कि डन भाई साहब कैसे अपनी नाइटमेयर के एबिलिटी का यूज़ कर रहे होते हैं, पर वो बिल्कुल भी नील के ऊपर काम नहीं कर रही होती है क्योंकि उसने काफ़ी सारी आंखें डेवलप कर ली होती हैं। मे बी आप उनको सपनों में नहीं डाल सकते हैं जिनकी आंखें खुली हुई हैं, ऐसी कोई बातें होंगी। और रॉयल ये सब चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध होती है। तब तक हमारे लियोनार्डो और बाकी लोग वापस आ जाते हैं और वो लोग एक आइटम लेके आए होते हैं। हमको पता चलता है कि ये आइटम कुछ और नहीं होता है बल्कि होता है पीसफुल हेयर स्ट्रैंड, जिसके बारे में हमको पता चलता है कि अगर आपको ये हेयर टच हो जाए और आपने प्रोटेक्शन ना पहना हो तो फिर आपके अंदर के सारे इमोशन, सारे डिज़ायर खत्म हो जाते हैं, जिसका ऑब्वियस यूज़ यही होता है कि नील के अंदर से ये सारे डिज़ायर निकाल दिया जाए ताकि वो अपनी वाइफ को वापस जिंदा कराने की कोशिश ना करे। फिर डन उसका यूज़ करके नील को फाइनली कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। नील अभी भी कह रहा होता है कि वो कहीं पर चला जाएगा, वो भाग जाएगा और वो मर जाएगा। उसने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया है और ना ही वो कभी किसी को परेशान करेगा। वो कैसे बता रहा होता है सबको कि उसने कितनी बार सबको बचाया है, कैसे सबके वो काम आता था, उसने कैसे हमेशा क्लाइंट को रोज पढ़ाई भी करवाई है। पर अब समय आ गया होता है कि डन को कठिन फैसला लेना होता है और डन वो कठिन फैसला लेने के लिए तैयार हो भी जाता है, अपने गन तानता है और एक गोली भी चला देता है। और इसी के साथ साथ मृत्यु हो जाती है हमारे ओल्ड मैन नील की, जो कि मेरे लिए एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था। ये बुढ़ाऊ मुझे एक्चुअली में धीरे धीरे पसंद आने लग गया था, पर अब क्या ही कर सकते हैं, जिसको जाना है उसको कौन ही रोक सकता है। नील की डेथ पे हर कोई रो रहा होता है और इसी बीच हमको एक पन्ना भी दिखता है जिसके ऊपर अल्केमिक बॉडी बनाने की रेसिपी लिखी हुई होती है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं और उसमें एक चीज़ लिखी होती है जो कि होता है फ्लैश एंड ब्लड, वो भी एक लिविंग बंदे का। और क्योंकि हमारा नील किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था तो फिर वो अपना ही फ्लैश और ब्लड यूज़ किया होता है। इसी कारण से वो बहुत वीक हो गया होता है और हमको एपिसोड की स्टार्ट में उसकी तबीयत खराब दिखाई दे रही होती है। फिर वापस सीन कट होता है और हमको ग्रेवयार्ड की तरफ लेके जाया जाता है, जहाँ पे हमारी गॉडेस की ब्लेसिंग्स को लेके उनको दफनाया जा रहा होता है। हमको फिर फाइनली आफ्टर लाइफ में थोड़े से हैप्पी नील और उनकी मेहरारू सेलेस्टी दिखाए जाते हैं और इसी के साथ साथ ये दुखदाई एपिसोड खत्म हो जाता है। लास्ट में एक कोट भी लिखा होता है कि अगर मैं उसे बचा नहीं सकता हूँ तो फिर मैं उसे ज़रूर ज्वाइन कर लूँगा आगे चल के, और यही हमारा नील करने में कामयाब भी हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।